आज हमारे दरमियान बिशारत खान साहब प्रिंसिपल KTS2 है ना, हाँ, KTS2 मौजूद हैं। डिपार्टमेंट ने इनके ज़िम्मे लगाया है कि स्कूलों में जाके डेंगू अवेयरनेस लेसन दें। काफ़ी स्कूलों में ये जा चुके हैं और आज नंबर 3 का नंबर था डिग्री कॉलेज हरीपुर, नंबर 1 स्कूल, राइड कॉलेज और बेशुमार अदारों में एज ए प्रिंसिपल रह चुके हैं। बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। एक हादसा हुआ था, उसके बावजूद इन्होंने हादसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इतनी खूबियों के मालिक हैं, कोई कमी पेशी नहीं है। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, मैं दुआ गो हूँ इनके लिए। तो मैं ज़्यादा देर आप में और इनकी गुफ्तगू में हायल नहीं होना चाहता। आपसे रिक्वेस्ट है कि खामोशी से सुने और अमल करें। ये डेंगू एक मूजी वबा की सूरत अख्तियार कर गई है। एक हल्का सा काटता है मच्छर तो जान चली जाती है। उसके लिए क्या कुछ करना है, मैं बिशारत साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। प्रिंसिपल अतर खान जदूल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, अस्साज़ा इकराम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके प्रिंसिपल के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ। बेलौस है, बेबाक है और नेक है। बेलौस है, बेबाक है और नेक है। यार प्रिंसिपल अख्तर जदून लाखों में एक है। जब प्रिंसिपल साहब अख्तर जदून साहब स्कूल में आए तो कुछ रिफ्लेक्शन ले रहा था इनके बारे में। मैंने कहा अख्तर साहब के आने से क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएंगे इस इदारे में, मुझे इम्प्रूवमेंट बताएं। तो वाजद साहब हैं, सफ्तर साहब हैं, 2-4 और साहब हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे कि कम अज़ कम ये स्कूल में तादाद भी ज़्यादा हुई है। हर पीरियड में क्लासों में जाते हैं, कापियाँ खुद चेक करते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, फ्रेंडली माहौल उन्होंने रखा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी खसियत है कि टेंशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, याद रखो। टेंशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता ही नहीं है। प्रिंसिपल जब ऐसा माहौल बना दे कि बच्चे जो हैं वो अस्साज़ा इकराम को और प्रिंसिपल को, अदारे को पसंद करना शुरू करें, तो फिर अस्साज़ा इकराम की और प्रिंसिपल की बातों का असर भी बचा पा रहा होता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफेक्टिव हो जाती है। तो अगर तादाद बड़ी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एनरोलमेंट करो। मेरे पास सेक्रेटरी एजुकेशन आए थे नंबर 1 स्कूल में, मैं जब प्रिंसिपल था तो उन्होंने कहा जी आप ये बताएं बच्चे कितने दाखिल हैं। मैंने कहा 600 बच्चे दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि स्कूल का भागा हुआ जो बच्चा है जो तालीम छोड़ कर चला गया वो बच्चे कितने लाए हैं। वो बच्चा जो स्कूल से भाग जाता है और स्कूल की तरफ नहीं होता और प्रिंसिपल की पॉलिसी की वजह से वो काम करता हुआ स्कूल की तरफ आता है और ज़िंदगी बनती है, तो वो एक बच्चा जो है वो ज़िंदगी में भी और प्रिंसिपल की भी मुफीद होता है और अपनी भी मुफीद होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा बंदा जो स्कूल छोड़कर भाग जाए और स्कूल की तरफ आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चों को लाना ये अस्साज़ा इकराम का भी रोल है और प्रिंसिपल का भी रोल है। ये चिकनगुनिया की जो बीमारी फैली हुई है, एक मच्छर की वजह से होती है, जिस्म में दर्द होता है, हड्डी पट्टों में, जोड़ों में दर्द होता है। मलेरिया जो है ये एक
फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज उसको कहते हैं, उसकी वजह से होती है। डेंगू वायरस ये एक फीमेल मच्छर है, फीमेल मॉस्किटो, एडिस इसका नाम है, ये इसकी वजह से होती है। जब फीमेल एडिस जब एक हेल्थी पर्सन को काटती है तो इसके थूक में एक वायरस होता है जो कि जिस हेल्थी पर्सन को काटती है उसके ब्लड में वो चला जाता है। मच्छर के थूक से वो वायरस ब्लड में जाता है और ब्लड के दो हिस्से होते हैं, दो सेल हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो है वो ज्यादा होते हैं उस वायरस की वजह से, और वाइट ब्लड सेल जो प्लेटलेट की शेप भी होती है वो लो होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि आप ये देखें मेरी तरफ, ये यू शेप ट्यूब है, ये इसके लेफ्ट आर्म में वाइट सेल हैं और राइट आर्म में रेड सेल हैं। आप रूटीन के मुताबिक ये हम बैठे हुए हैं, जो प्लेटलेट होते हैं वो किसी में 4 लाख है, 3 लाख है, 3.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, सो ऑन। जब 1.5 लाख से नीचे 1,50,000 प्लेटलेट से नीचे जब गिरते हैं प्लेटलेट, इसका मकसद है उसको डेंगू वायरस की शिकायत हो रही है। अगर आप दोनों आर्म में देखें, लेफ्ट आर्म में 1,50,000 प्लेटलेट हैं जिन वाइट सेल हैं, दूसरे पे 1,50,000 रेड सेल हैं। तो जब लेफ्ट आर्म से नीचे, मैं आपको सिंपल इस तरह बताता हूँ, अगर 10,000 ये कम करे, 1,50,000 से 10,000 कम करे, कितने हो गए? 1,40,000। इसका प्रेशर यूट्यूब में लेफ्ट आर्म में राइट आर्म में जाएगा तो ये कितने ऊपर जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे? 1,50,000 से कितने हो जाएंगे? 1,60,000। फिर 10,000 नीचे करें, 1,00,000 भाई 1,50,000 से नीचे किया ना, 1,40,000 से नीचे करें 10,000, 1,30,000। ये कितना हो जाएगा? 1,00,000, फिर 1,20,000, फिर 1,00,000, ऐसा 10,000 और आप नीचे करते हैं तो प्लेटलेट जब 40,000 पर पहुंच जाए ना, 40,000 पर, उस वक्त डेंगू वायरस की बहुत शिद्दत होती है। प्लेटलेट जब 40,000 तक आते हैं उस वक्त तो राइट आर्म में आप देखें तो ये रेड सेल जो है वो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ये 40,000 से 30,000, 20,000, 15,000, जब 15,000 तक आते हैं तो हमारे बॉडी में जो ये मुंह जो है या मसूड़े हैं या कान है या आंखें हैं या नाक है, इधर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब खून निकलता है उसका इलाज कोई भी नहीं है, उसका अगला पॉइंट डेथ होती है। हमारी बॉडी के सिस्टम में होती है, हमारे बॉडी के सिस्टम में बहुत से सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला निज़ाम, अच्छा इस तरह एस्पिरेटरी सिस्टम है, वीनस सिस्टम है, आर्टरी सिस्टम है, ये बहुत से सिस्टम है। अब छोटी आंत जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इलियम, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, जब उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो किसी को पता चलता है, किसी को पता नहीं चलता है। इंटरनल ब्लीडिंग का पता बिल्कुल नहीं चलता भाई, कोई टेस्ट नहीं है। एक्सटर्नल तो हमें नजर आ जाती है कि ये खून बह रहा है। इंटरनल जब ब्लीडिंग होती है उसका इलाज है सर्जरी। सर्जरी इसकी अमरीका में भी नहीं है, याद रखो, ये इलाज इसका है ही नहीं है। तो कोशिश ये करें कि ब्लीडिंग हो ही ना, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। जब ब्लीडिंग होती है तो बंदे का जो ब्लड प्रेशर है उसकी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, बंदे में टेंशन पैदा होती है,
टेंशन की वजह से बीपी पर असर पड़ता है। जब ब्लड बीपी का जो रेंज है 120-80, जब बीपी हाई होता है तो बंदे को ब्रेन हेमरेज होता है, बंदे को हार्ट अटैक होता है, उसके गुर्दे फेल होते हैं, उसको फॉलो हो जाता है। जब लो होता है तो लोग अस्पताल भी चले जाते हैं। जब बीपी लो, हमारा 2 प्रिंसिपल ऐसे गुजरी हैं फीमेल जिनके बीपी लो है, वो उन्होंने ड्रिप लगाई है तो उनकी फौरन डेथ हो गई है। कभी भी बीपी लो ड्रिप नहीं लगानी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, कोई बीमारी, हम फौरन अस्पताल में जाते हैं। जिस बंदे को डंगी वायरस दिया, रिपोर्ट में इसका इलाज है ही नहीं है, अफ्ताबाद में भी नहीं है, पेशावर में भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को डंगी वायरस हो तो उसको पिम्स की तरफ रेफर करो। पिंडी में गुजारा है, वहां पर एक पेशेंट दाखिल हो गया। 2-4 दिन पहले खलबाट में एक 22 साल बच्चा है, उसको डंगी वायरस हुआ, उसकी डेथ हो गई। इसका रिजल्ट जो है वो है ही डेथ है, मौत है। तो जब पिंडी में आप लेकर जाएंगे, जिस बंदे को डंगी वायरस, साथ एक बंदा ऐसी पर्सन भी लेकर जाएं जिसमें खून देना है, लेकिन ऐसा बंदा जिसका ग्रुप मैच करता हो। अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव लेकर जाएं। अक्सर जब बंदों को खून लगता है तो हम तो उसे ट्रेस करते हैं, तो जहाँ पर खून देता है पता, लेकिन ये खून डंगी वायरस वाला खून ऐसे नहीं होता है। उधर जो बंदा आप लेकर जाएंगे उसके ब्लड को हम एक मशीन में डालते हैं जिसको 12 घंटे दरकार है प्लेटें बनाने के लिए। प्लेटें बनाए जाते हैं। अगर शाम 6 बजे वो मशीन चलती है तो सुबह 6 बजे तक वो रगड़ा उसको मिलता रहता है ब्लड को। जिस तरह हम जाति लोग हैं, जब हम लस्सी बनाते हैं, ये सिट्रिक एसिड का होना जरूरी है, लेकिन हमारा बॉडी में ऐसा सिस्टम कोई नहीं है कि जो सिट्रिक एसिड मेंटेन करे। वो फौरन पेशाब के सूप में निकल जाता है। तो लहदा वक्तन फक्तन आप नींबू आप पीते रहा करें ताकि हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट उसके रहें जो बॉडी के लिए होना जरूरी है। कहने का मकसद ये है कि देयर इज नो परफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ डंगी वायरस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई इलाज डंगी वायरस का नहीं, याद रखो, इलाज है ही नहीं है। ठीक है, आप देखें प्लेटें डाउन होते हैं। आपने 2-4 साल पहले देखो कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के प्लेटें डाउन वो भाग गए थे। क्यों? पाकिस्तान में इलाज नहीं था। अब एक कुत्ता किसी को काटता है, उसकी वैक्सीन है। सांप काटता है, उसकी वैक्सीन है। कोरोना हुआ था, उसकी वैक्सीन है। डंगी वायरस की अभी तक वैक्सीन इजाद ही नहीं हुई है और ना फांसी टीके हैं इसके। इसका बेहतरीन इलाज क्या है? एहतियात। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात करें कि मच्छर ना काटे। सुबह ये जो डंगी वायरस होता है, डंगी मच्छर काटता है जो, इसकी खसूसियत है कि ये दिन के वक्त काटते हैं, लाइट में। अंधेरे में इसके चांस कम होते हैं। और टाइम इसकी सुबह जब सूरज शुरू होता है या सूरज शुरू होता है, इसके ज़्यादातर मैक्सिमम चांस काटने का उस वक्त करते हैं। अपने जिस्म को आप ढांप कर रखें, बचाएं। और घर में अगर आप फ्रूट को ओपन करें, अंगूर, फल क्या अंगूर है या अमरूद रख लें, थोड़ी देर बाद देखें तो मच्छर आ जाएंगे। लिहाजा फ्रूट हो, ओपन पानी हो, उसको कवर करके रखना है कि मच्छर ना आए। लोकल सतह पर हमने, मैं चीज़ में बता दिया, जूस पिए हैं, जो जूस मैंने बताए हैं। और मच्छर से कैसे बचे, मैं खुद इस तरह करता हूँ। मगरिब के बाद अपने कमरे में कोबरा स्प्रे करता हूँ मैं खुद। 10-15 मिनट तक दरवाजा बंद करता हूँ। 10-15 मिनट में किसी मच्छर का लार्वा, कोई मच्छर है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दरवाज़ा ओपन करता हूँ, पंखा तेज करता हूँ। पंखा तेज जब करता हूँ तो वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। पूरी रात में सो जाता हूँ, बगैर पंखे के मच्छर नहीं आता उधर। फिर तू डंगी वायरस आज नहीं है कि हम पैदा हुए तो डंगी वायरस हमारे पैदा होने से पहले की सबसे पुरानी बात है। ये कम अज कम मैंने 50 साल पहले आपने एक मामूल से सुना था कि डंगी मेरे जिस्म पर डंगी बैठा हुआ है। 50 साल पुरानी बात है। और पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे
वो जैसे माल मवेशी होते हैं, या घर में क्या करते थे, शाबाश, क्या करते थे, क्लैप करो उसके लिए, वो धुआं लगाते थे, वो धुएं से ये डेंगू वायरस से ये मच्छर भाग जाते हैं। ये हमारा देसी इलाज है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट से इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम स्कूलों में, बल्कि शहरों में, गली मोहल्ले में, स्कूलों में ये स्प्रे जो सूगी होती है, मशीन होती है, उसमें ये 2 नंबर मटेरियल नहीं डालना है, क्योंकि हर बंदा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में किस चक्कर में लगा हुआ है। असली केमिकल डालें, डालकर हमारे स्कूलों में, जिला हरपुर के स्कूलों में, पूरे सूबे के स्कूलों में स्प्रे करें, ताकि कमरों से ये गंदगी बार का खात्मा हो और हमारे बच्चों की रोकथाम हो। इनको भी शिकायत है थोड़ी सी, इसका इलाज मैं इनको मेडिसिन लिखवाऊंगा, वो आप लिखें, घर में ले लेकर जाएँ। सेप्सपान एक टैबलेट शीशी मिलती है, 5 टैबलेट होते हैं, हर रोज 1 लें, और पेनाडाल सुबह दोपहर शाम, और ज़ैटेक्स, ये फार्मूला ये ले, किसी बंदे को बुखार ये जुकाम ये उड़ जाएगा।